क्या चल रहा है देश इंडिया नाम से जैसे ही विपक्ष का गठबंधन बनता है तो सत्ता पक्ष की आंखें, सत्ता पक्ष का जो करेक्टर है वो सीधे सीधे इंडिया पर फोकस हो गया है। उसको न मणिपुर दिखाई पड़ता है, न मणिपुर की आवाज सुनाई पड़ता है। बार 2014 के बाद पहली बार ऐसा है कि सारा विपक्ष एकजुट है और सारे लोग संसद से लेकर बाहर तक एक समान किस्म की राजनीति अपना रहे हैं। 5 दिन लगातार जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के सांसद है, नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और मणिपुर पर बात करें। नमस्कार, इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मणिपुर पिछले 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जल रहा है, संसद में बवाल मचा हुआ है, प्रधानमंत्री की चुप्पी अभी भी बनी हुई है। 4 दिन पहले उन्होंने पीड़ा जताई थी, उसके बाद बिल्कुल शांत हो गए। आज हम बहस करेंगे कि प्रधानमंत्री आज संसद के परिसर में बीजेपी के संसदीय नेताओं को संबोधित करने के लिए गए, लेकिन 4 कदम चल करके संसद के उस परिसर में नहीं गए जहां पर विपक्ष उनको बोलने के लिए बुला रहा था कि मणिपुर को आपने क्या एक्शन लिया है, क्या आपका प्लान है। पूरा देश चाहता है आपको सुनने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को हिम्मत नहीं हुई कि 4 कदम आगे बढ़ा। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या खौफ है, डर है, या कोई राजनीतिक उनकी मजबूरी है, या बीजेपी की रणनीति का कोई हिस्सा है? आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पेशे से अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी, आपका स्वागत है हमेशा की तरह। और इंडिया लाइव से हमारे साथ संजय बिष्ट जी मौजूद हैं। संजय बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है। संजय कुमार जी, देखिए क्या है कि देश सब कुछ समझ रहा है, जान रहा है कि हालात क्या है मणिपुर के, और पॉलिटिकल रस्साकशी क्या चल रहा है देश में। इंडिया नाम से जैसे ही विपक्ष का गठबंधन बनता है तो सत्ता पक्ष की आंखें, सत्ता पक्ष का जो करेक्टर है वो सीधे सीधे इंडिया पर फोकस हो गया है। उसको न मणिपुर दिखाई पड़ता है, न मणिपुर की आवाज सुनाई पड़ता है। आज यही वजह है कि 4 कदम दूर था संसद का वो सदन जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना है, नहीं गए। वो संसदीय नेताओं के साथ में, अपने सांसदों के साथ में बैठक की, उनको बताया, कई सारे संदेश दिए और वहां से फिर निकल गए। क्या मजबूरी दिखाई पड़ रही है या बौखलाहट है? देखिए, पहली बार 2014 के बाद पहली बार ऐसा है कि सारा विपक्ष एकजुट है और सारे लोग संसद से लेकर बाहर तक एक समान किस्म की राजनीति अपना रहे हैं। वो एक बड़ा चैलेंज है इस सरकार के लिए, उससे निपटना। और दूसरी बात कि 9 साल और 10 साल में होते होते इनकम्बेंसी होती ही है, तो सरकार को भी ये लग रहा है कि अगर हम आक्रामक होंगे ज्यादा तो हम ज्यादा सफल होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सरकार की ये रणनीति हमेशा काम करे। आप इंडिया नाम पे अगर आपत्ति जता रहे हैं तो इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती है। जब हमारा देश स्वाधीनता आंदोलन लड़ रहा था, की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय नेता इस और उसके बाद 2014 में चुनावी भाषण में ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो कह रहे थे कि वोट फॉर इंडिया। पूरे जनसभा में लोगों से बोल रहे थे वोट फॉर इंडिया, तो सारी चीजों के लिए। तो आप जब इंडिया का वो करेंगे, चर्चा करेंगे, और दूसरे जब इंडिया का की चर्चा करेंगे, तो ये जो है प्रतीकों की लड़ाई में आप हार जाएंगे, और यही वजह है कि वो चाहते नहीं। दूसरी बात, मणिपुर अभी भी जल रहा है, वो लगातार जल रहा है। प्रधानमंत्री को इस पे आना चाहिए। और केवल एक सवाल पे, कल भी मैं इस डिबेट में बैठा था तो यही सवाल था कि सरकार क्या चाहती है और विपक्ष क्या चाहता है। विपक्ष ये चाहता है कि ज्यादा लंबी, मतलब उसमें बहस हो, ज्यादा से ज्यादा नेता पार्टिसिपेट करें, और सरकार ये चाहती है कि महज 2-2.5 घंटे की बहस हो,
करके ये खत्म कर दिया जाए। मणिपुर पे चर्चा जो है ये सरकार के लिए मैंडेट नहीं है, पहली बात हम बता दें, सरकार के लिए कोई मैंडेट नहीं है कि सरकार की कितने की नौबत है या कुछ है, न लोकसभा में न राज्यसभा, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चर्चा से भाग रहे, 2 दिन भी अगर चर्चा हो जाए तो भी सरकार के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर गेम में सरकार ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चर्चा से भाग रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में कुछ न कुछ मतलब वो है जिससे आप सामना नहीं करना चाहते हैं, सवालों का सामना नहीं करना चाहते। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। यही वजह है कि आज देखिए संसद भवन के परिसर में अपने बीजेपी सांसदों को बैठक करने के लिए, उनको निर्देश देने के लिए, इंडिया शब्द का विरोध करने के लिए नया नया शगुफा देकर चले गए। लेकिन 4 कदम चलने थे उनको, लोकसभा में था, राज्यसभा भी बगल में था। मेरा सवाल यह है संजय वीर जी कि ये तो डर और खौफ बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है मोदी सरकार को, और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि पहली बार वो फंस गए हैं विपक्ष के चंगुल में। हालांकि आपको पता है कि मोदी सरकार हर फंसने वाले मुद्दे से निकल जाती है, क्योंकि मीडिया उस मुद्दे को गौन कर देती है। खबरें जब नहीं आती है तो फिर नया फोकल पॉइंट बन जाता है। इस बार वैसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। 4 कदम भी चलने के लिए तैयार नहीं है मोदी। संजय वीर जी देखिए ज्ञानेश जी, जो हम देख रहे हैं 5 दिन हो गए हैं संसद का मानसून सत्र शुरू हुए। 5 दिन लगातार जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां, विपक्षी पार्टियों के सांसद है, नेता हैं, वो मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आए और मणिपुर पर बात करें। लेकिन अगर हम अपने दर्शकों को सीधे सरल शब्दों में समझाएं कि जो आपने पूछा था शुरुआत में, बताया बोला था कि क्या रणनीति है बीजेपी की, तो हमारे दर्शक इसको ऐसे समझे कि एक बाउंस बॉल जब आती है क्रिकेट पे तो उसमें आदमी डक करता है ताकि बाउंस बॉल से बच सके, अपने आप को सेव करता है और साथ में उसको नो बॉल का भी फायदा मिलता है। यहाँ पर जो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति मुझे दिखाई पड़ रही है वो यही है कि मणिपुर वाले मामले पर डक कर लो, यानी कि कुछ मत बोलो, चुप हो जाओ, थोड़े दिन में मामला शांत हो जाएगा और सब कुछ निकल जाएगा। इस तरीके से ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चल रहा है, इस तरीके की सोच हो सकती है। दूसरा, आज मणिपुर, जैसा कि आपने मीडिया का जिक्र किया कि भाई नया मुद्दा आ जाएगा तो मणिपुर का मुद्दा गायब हो जाएगा, तो बेशक वैसा ही हुआ। आज प्रधानमंत्री मोदी सुबह 9:30 बजे अपनी जो संसदीय बोर्ड की बैठक है उसको संबोधित करते हैं और वहां पर जो अपने नेता हैं उनको उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहते हैं कि भाई जो इंडिया शब्द है उसका इस्तेमाल कर लेने से विपक्षी पार्टी को कोई एज नहीं मिल रहा है, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इंडिया शब्द का इस्तेमाल तो इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन भी करते हैं। तो समझ गया आप, उन्होंने इंडिया को कहां ले जाके रिलेट कर दिया, आतंकी संगठन के साथ रिलेट कर दिया। उसके बाद दिन भर से यही खबरें चल रही हैं, ट्विटर पे यही ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में सफल तो हो रहे हैं कि भाई मणिपुर से वो बच गए जब संसद में नहीं बोला, तो मणिपुर सवाल तो लोग उठा रहे हैं, जानना चाहता है देश की आखिर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पे क्या एक्शन ले रहे हैं। अगर पीठ पीछे भी कुछ चल रहा है जो लोगों को नहीं पता तो पता होना चाहिए, तो उस सवाल से वो बच गए। और दूसरा, उन्होंने मीडिया को मुद्दा दे दिया कि भाई अब इंडिया के नाम पर इस तरीके से खेलो। लेकिन भाई अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जो उनका ट्विटर हैंडल है उसी पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मैं नहीं भी कहता हूँ, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल पे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया में कहाँ बुराई है। बहुत सारी जगह है, जब बीजेपी फॉर इंडिया, जो उनका बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वो भी बीजेपी फॉर इंडिया है। तो इंडिया शब्द से आप कितना भागोगे, नहीं भाग सकते ना। भागने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इंडिया से जो इंडिया शब्द है उसको रिप्लेस कर दिया जाए भारत से। इसके लिए बीजेपी के नेता, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी हो, स्मृति ईरानी हो, बड़े बड़े नेता और प्रवक्ता लोग हैं उनके, वो इस चीज को माइंड वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो देश है वो भारत है, इंडिया नहीं है। इंडिया जो है वो गुलामी की निशानी था। तो इस तरीके से दोनों ही मुद्दों पे बचने की कोशिश की जा रही है और दोनों को एक साथ रिलेट किया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक जो है वो समझदार तो है। 2014 में चुना मोदी जी को, वो एक अलग लहर थी। वो लहर थी कि देखिए, जब अंडरडॉग होता है, जैसे कर्ण महाभारत का एक कैरेक्टर है, तो वो बहुत चीजों से जूझते हुए जाता है, तो हर कोई यही ख्वाहिश कर रखता है कि भाई वो अर्जुन से जीत जाए।
मतलब मेरे अंदर ऐसा है खंड को लेकर, पब्लिक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि जो दबा हुआ इंसान है जब वो उठे तो वो जीत हासिल करे। तो वही जब चाय वाले का बेटा और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी को बताया गया, तो देश की जो 80 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है और जो मैक्सिमम वोट करती है दरअसल, उसको लगा कि हमारे बीच से उठकर कोई नुमाइंदा गया है, तो इसको प्रधानमंत्री जब ये बनेगा तो ये हमारी मुश्किलें समझता होगा। बना दिया 2014 में, अच्छे दिन आएंगे, ब्लैक मनी आएगा, काला धन आएगा, सब कुछ तरह तरह के नारे और जुमलेबाजी हुई। फिर आते 2019, पब्लिक को लगा कि शायद भाई चीजों को प्रोसेस होने में टाइम लगता है, देश एकदम तो सुधर नहीं जाता है। 2019 भी देखा, 2019 भी चला गया, महंगाई जो अपने चरम पर है, सब्जियां, बेसिक नीड्स और नेसेसरी सब्जियां, दवाइयां, पेट्रोल डीजल तमाम चीजें महंगी हो गई। अब देश को वाकई सच बताऊं, एक गरीब इंसान जो ठेला लगाता है और दिन की दिहाड़ी कमाता है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रयान 3 हमारा चांद पे पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसको फर्क पड़ता है कि उसके घर में जो बच्चा भूखा बैठा है, या जिसकी स्कूल की फीस नहीं गई है, या जिसके स्कूल के कपड़े फट गए, उसको उसकी नीड्स फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। जैसे कि संजय जी ने भी कहा अभी कि इनकम्पेटेंट जो 10 साल हो गए इससे जनता नाराज है मोदी जी से, तो वो असर 2024 में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरीके से ऐसा होगा, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है संजय जी, आपने कहा कि देश महंगाई से परेशान है, बहुत सारी समस्याएं तो 19 में भी थी, 2019 में भी थी, फिर भी मोदी जीत के आ गए। तब कहा गया कि पुलवामा की वजह से जीत गए। सुनिए, चुनाव जो है ना मुद्दे से नहीं बल्कि जुमले से लड़े जाते हैं। जहां भी लोकतंत्र है आप देखेंगे, जैसे विकास कोई फैक्टर नहीं होता, जुमलेबाजी किसका बढ़िया है। आप इंदिरा गांधी का भी समय देखेंगे तो उसमें भी गाय और बछड़े का एक चुनाव चिन्ह था, मिला था। तो गरीबी हटाओ, देश बचाओ। देखिए मेरा सवाल ये है कि हर बार जैसे 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई, 2009 में जीत गई, लेकिन जब दूसरी बार जब सत्ता में आती है सरकार तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। और जब आप उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे तो फिर वो एक अंडर करंट होता है जो आपको नहीं एहसास होता। ये हमेशा से होता रहा है और कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। मेरा सवाल संजय जी आपसे ये है, ये हताशा वाला बयान आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप इंडियन मुजाहिदीन चले गए? देखिए, ये आप जो सही बोले कि सारी समस्याओं में प्रतीकों का क्या महत्व है, जुमलेबाजी आप किस तरीके से, नैरेटिव किस तरीके से सेट करते हैं। तो जिन नैरेटिव के आधार पे बीजेपी और एनडीए पिछले दिनों अपनी लड़ाई लड़ रही थी, राष्ट्रवाद, भारत, ये हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, ये वो सारे नैरेटिव का एक उसने विपक्ष ने तोड़ निकाल लिया इंडिया नाम देकर। इंडिया मतलब कि भारत। आपके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1.1 में ये लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। ये मतलब यही शब्द है, सीधे सीधे लिखा हुआ है 1.1 में, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1.1। तो आप उसको कैसे इनकार कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप कह रहा है कि इंडिया दैट इज भारत, आप भारत कहते रहे। तो ये प्रतीकों की लड़ाई में विपक्ष जो है, अभी आज के डेट में जिन हथियारों से विपक्ष ये सत्ता पाई है, आरएसएस और मोदी ने, उन्हीं हथियारों की बदौलत ये विपक्ष ने इंडिया नाम रख करके एक बड़ा मतलब लड़ाई जो कहते हैं नैरेटिव सेट किया है, उस नैरेटिव की काट इनको नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से उसका वो कर रहे हैं, इक्वेट कर रहे हैं उसको कि इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, ये सब। सवाल ये है कि आपकी जितनी योजनाएं हैं, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, बहुत सारी चीजें हैं, मेक इन इंडिया शब्द है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये इन्होंने गढ़ा है उसको। तो आप इंडिया शब्द से भाग नहीं सकते हैं। आप ये बताइए कि इंडिया जो है और हमारा माने एनडीए, मतलब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इंडिया की काट एनडीए से कैसे दे। तो उस काट को आप खोज नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आप इंडिया को तरह तरह के दूसरे जुमलों से मतलब प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। ये विपक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से जो प्रतीकों की लड़ाई है उसमें पहला एज ले लिया है उसने। और आप चाहे जो भी करें, ये सही है कि 2019 में विपक्ष इतने मजबूती से नहीं था जितना अभी आज के डेट में 2023 में है। और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से टारगेट जो है तो इसको दूसरी मतलब इसकी दिशा भटकाई जाए। जी
नहीं ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का देखिए 4 दिन पहले पीड़ा जताते हैं और पूरा देश जो है चर्चा कर रहा है। देश नहीं, प्रधानमंत्री वही है, नरेंद्र मोदी जी वही है जो अमेरिका की संसद को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही है जो 56 इंच की सीना की बात करते हैं। 56 इंच सीना उनके समर्थक बोलते हैं और एक अकेला सब पर भारी। लेकिन इंडिया शब्द जो है उन पर कितना हावी हो गया है कि अपने दल में बोल रहे हैं, वो बाइट आया नहीं है उनका, उनके बिहाफ में चीजें बताई जा रही है कि अब आपको ऐसी लड़ाई लड़नी है। इसे कहते हैं निर्णायक लड़ाई। मुझे ऐसा लगता है संजय जी, आप दोनों मुझे समझाइए कि क्या ये एक तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने का एक तरह से ऐलान कर दिया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस वक्त अभी 2024 के चुनाव में टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत दूर है, लेकिन थोड़ा टाइम है। मणिपुर का जो मुद्दा था ये बिल्कुल हालिया मुद्दा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है या पश्चिम बंगाल है, या इन प्रदेशों के भी हाल महिलाओं के पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं पर हो रहे अपराध के मामले में गंभीर है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री इन खुद बोलने के बावजूद संसद में मौजूद नहीं रहे इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, और विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर बात करने की बात भी कर रहा है। आज जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उन्होंने राज्यसभा में यही बात रखी कि प्रधानमंत्री को होना चाहिए और उनको चर्चा करनी चाहिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं उनकी बात, वो बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन वही देखिए कि प्रधानमंत्री दूसरी तरफ एक अलग स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। वो स्ट्रेटेजी 2024 की प्लान कर रहे हैं। वो एक होता है नियर फ्यूचर, एक होता है विजन। नियर फ्यूचर जो कि हमारा प्रेजेंट में है मणिपुर, इसको वो कह सकते हैं कि इग्नोर कर रही हैं। जो भी है बैक एंड पे जो भी चल रहा होगा गवर्नमेंट का कि किस तरीके से मणिपुर के हालात को संभाला जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो बात सामने नहीं आ रही है, जनता तक नहीं पहुंच रही है, तो उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जो वो दिख रहा है, जैसा आज रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो बता रहे थे कि भाई इंडिया नाम से इनको विपक्ष को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब ये कहां से आया? ये संसदीय बोर्ड की बैठक से चला हुआ मैसेज था। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से तो बाइट आई नहीं, कोई बयान भी नहीं आया, वीडियो बयान भी नहीं आया। तो ये एक बयान जो है ये तैर रहा है हवा में। बीजेपी के जो लीडर्स हैं, लीडर टू लीडर, मतलब एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। तो रविशंकर प्रसाद थे, निशिकांत दुबे हैं उनमें। तो बहुत सारे लीडर्स इसी बात को चैलेंज कर रहे हैं कि जो विपक्ष है ये चाहे धरना दे ले, चाहे जो जो कुछ भी कर ले, पहला तो ये कि आसानी से प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पे बोलने नहीं वाले, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी का कोर ग्रुप है वो 2024 की तैयारी के लिए पूरी जोर शोर से लग चुका है। तो अब एक ही चीज नजर आ रही है, वो है 2024 का चुनाव। लेकिन उससे पहले जो अग्नि परीक्षा है वो है 3 स्टेट्स की, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये अग्नि परीक्षा बीजेपी को पार करनी होगी। अगर इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी फेल हो जाती है इन राज्यों में, तो बीजेपी को इसका खामियाजा 2024 में भुगतने को देखने में मिल सकता है कि 2024 में उनको थोड़ा असर इन चुनावों की हार का वहां पे देखने को मिलेगा। हालांकि जो स्टेट होता है उसके इलेक्शंस के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, और जो नेशनल होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो मुद्दे अलग हो जाते हैं। तो कोई दो राय नहीं है, कोई इस बात पे भी कोई मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जब 2024 के इलेक्शंस हो तो हम पाकिस्तान पे एक बम मार दें या अटैक कर दें या कुछ इस तरीके की बात हो, या चीन पर कोई बड़ा बयान आ जाए प्रधानमंत्री मोदी का, तो इलेक्शन आप भी एकदम स्ट्रेटेजिक लग रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी रणनीति किस पार्टी में क्या चल रही है? नहीं, देखिए ज्ञानेश जी, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसकी अभी तक ऐसा मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है आई हो जांच रिपोर्ट, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है कि वो इतना 300 किलो आरडीएक्स जम्मू कश्मीर में कैसे घूम रहा था एक गाड़ी के अंदर। वो जम्मू कश्मीर जहां चप्पे चप्पे पर फौज तैयार रहती है, जो सिक्योरिटी बैरिकेडिंग होती है वो रहते हैं, और वो जो गाड़ी है वो जाकर हमारे सैनिकों की बस से कैसे टकरा गई, इसका मतलब हो सकता है इसकी जांच रिपोर्ट आई हो, मेरे पास मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इस घटना ने 2019 के जो इलेक्शंस था उसका पूरा का पूरा गणित ही बदल के रख दिया था। चलिए, वो बहुत ही दुखद हादसा था, और भगवान ना करे, हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई सहारा ले। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, बहुत ही दुखद और निंदनीय कहा जाएगा ऐसा है। तो
संजय जी, मुझे आप ये बताइए कि इंडिया नाम से इतनी घबराहट है, मान लिया सब पार्टी एकजुट हो जाती है और एक ही उम्मीदवार होता है, क्या पासा पलट जाएगा? जी, विपक्ष की कोशिश यही है। और जब 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 ऐसा हुआ है, सरकारें जो केंद्र में सरकारें रही है वो जाती रही। आप 77 के देख लीजिए, 77 में इंदिरा गांधी को हटाने के लिए सारे विपक्षी दल जब एकजुट हो गए तो कांग्रेस को जाना पड़ा। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके बीच जो सीट शेयरिंग एडजस्टमेंट है वो किस तरीके का हो रहा है। और उस पर अगर किसी को आशंका है तो ये हम आप कहें कि अगर यूपी को छोड़ दो, यूपी को छोड़ दें तो करीब करीब सभी जगहों पे कांग्रेस का कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है। बिहार में उसका जो गठबंधन है वो है, पश्चिम बंगाल में उसका एडजस्टमेंट है, बाकी साउथ के स्टेट में उसका एडजस्टमेंट है। तो यूपी अगर छोड़ दें तो कांग्रेस अभी अपर एज में है सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे। और उसने जो सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं दिमाग को प्रभावित करने वाला जो राष्ट्रवाद लेकर चल रही है बीजेपी और आरएसएस, और हम भी इंडिया के नाम पे आ गए। और आज प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मैंने प्रधानमंत्री ने जो कहा संसदीय दल की बैठक में, उसके बाद राहुल गांधी का भी आया बयान कि आप हमें जो कहें लेकिन हम इंडिया हैं। तो सवाल है कि आप इंडिया को बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि आप इंडिया को नकार नहीं सकते हैं, आप हर जगह इंडिया का इस्तेमाल करेंगे। तो एक हम जब स्टूडेंट थे तो उस समय एक बात कही जाती थी कि जब आप किसी अपोनेंट से लड़ना है तो उसके नाम का कम से कम इस्तेमाल करो, मतलब उसको तवज्जो ही मत दो और अपनी बातों का प्रचार करो। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप बार बार इंडिया का नाम ले रहे हैं। वो कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की कि आप बीजेपी का वो करते समय बीजेपी और मोदी बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो उनका प्रचार होगा। तो वैसे ही बीजेपी आज कर रही है, इंडिया इंडिया बार बार करके आप इंडिया का ही प्रचार कर रहे हो और इंडिया को उसने साबित कर दिया है ये एक हमारा गठबंधन है। अब उसके लिए INDIA करके आप वो चलाओ चाहे जो चलाओ, लेकिन वो टर्म इंडिया ही है। और इंडिया को जितनी बार आप बदनाम करने की कोशिश करोगे जितनी बार उतनी बार विपक्ष जो है इस पे हमलावर होगा और उसको फायदा मिलेगा। नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री पद के जो प्रधानमंत्री पद पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको इन शब्दों को बोलना चाहिए? इंडिया इंडियन मुजाहिदीन भी नाम जोड़ लेते हैं लोग, उनका इशारा जो भी हो वो इशारा में बता रहे हैं और उसको समझाने का काम कर रहे हैं उनका प्रवक्ता लोग, उनके पार्टी के नेता लोग। आज देखिए अभी के डेट में अगर आप ऐसे कहेंगे तो स्तर की कोई बात नहीं होती, क्योंकि राजनीति का जो स्तर है वो इतना गिरा दिया गया है। जो प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में जाके कहता है कि दुश्मनों को कपड़ों से पहचानो, एक किसी खास धर्म के लोगों को, जो प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाके ओ दीदी ऐसे पुकारता है, जो प्रधानमंत्री 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी को बोलता है, जो प्रधानमंत्री मतलब कि इटली और कैसे मतलब क्या क्या चीजें इन्होंने नहीं बोली है, अगर उस तरीके से बोली जाए तो ये स्तर गिरा है। और ये मत समझिए अब कि केवल प्रधानमंत्री का स्तर गिरा है। जब प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर गिरेगा तो ये मान कर चलिए आप कि विपक्ष भी उसी तरीके से करेगा। विपक्ष भी अब अपनी मर्यादा में नहीं रहेगा, ये बात आपको आप लिख कर रख लीजिए। विपक्ष भी उसी तरीके से हमलावर होगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो विपक्ष भी समझता है कि अगर 2024 का चुनाव हार गए तो हमको बीजेपी रूट आउट कर देगी। और बीजेपी भी समझती है कि अगर 2024 का हम हारे तो फिर अगली दफा हमको बहुत दिनों के बाद मिलेगा। तो ये जो है बहुत 2024 का चुनाव मतलब अभी तो ये बहुत कम है। आप देखिएगा जितना नजदीक आते जाएगा उतने ज्यादा तरीके की उतनी नीच बयान आएंगे सारे राजनीतिक दलों की। और हम आपको ये जो संजय बिष्ट जी जो कह रहे थे ये कोई जरूरी नहीं है कि माने ये ऐसी आशंका हो सकती है, ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई ऐसी चीजें मैनिपुलेट की जाए ताकि लोगों का फिर से ध्यान आ जाए राष्ट्रवाद देश प्रेम की सारी चीजों पर, जैसे 2019 में पुलवामा में हुआ था। तो इसलिए लेवल की तो बात इस पे अभी आज के डेट में हो ही नहीं सकती है। आप देखे होंगे कल का ये बीजेपी के दिल्ली के जो MP हैं मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कहा जी, मतलब नपुंसक नामर्द ऐसे कह रहे हैं आप लोगों को। तो ये एक लेवल है जो मतलब आज के डेट का लेवल है। तो आप जिससे मैंने किसी को आश्चर्य, हमें कोई आश्चर्य नहीं लगा मनोज तिवारी ने वो बोला और उससे उसको डिफेंड किया, तो हमें कोई आश्चर्य नहीं। अभी लेवल और गिरेगा, अभी आप देखते जाइए।
क्योंकि जब प्रधानमंत्री इस तरीके का करेगा तो बाकी लोग तो मैंने छोड़ ही नहीं सकते। नहीं, मुझे तो बस एक ही सवाल था। देखिए क्या है कि हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई क्यों बोलता है ऐसे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसी बात क्यों बोलनी पड़ी कि इंडिया सब लगाने से कुछ नहीं होता है, इंडिया सब में इंडियन मुजाहिदीन और ये इंडियन पीपुल्स फ्रंट तमाम तरह के गैर षड्यंत्रकारी संगठन ने भी लगाया हुआ है, उससे क्या होगा। सवाल ये है, मेरा सवाल संजय बिजली चलते चलते आप फाइनल कमेंट बताइए, क्या ये प्रधानमंत्री का बयान जो आया और 4 कदम चल के वो संसद नहीं गए जा पाए, क्या डर है बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को, जाएंगे बोलेंगे तो फंस जाएंगे, खौफ है विपक्ष का, इंडिया का? आप इसको किस रूप में देखते हैं? डर है, खौफ है, या कोई बीजेपी की रणनीति है? देखिए, इस पे बिल्कुल स्पष्ट बयान देना या स्पष्ट बात रख देना ये अभी संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा हो, और हो सकता है कि वाकई मणिपुर के मुद्दे से बचने की कोशिश हो, क्योंकि मणिपुर के जो हालात है वो भयावह है। विपक्ष उस पर चर्चा चाहता है, सामने विपक्ष के नेता होंगे, वो सवाल करेंगे, वो वीडियोस करेंगे। एक वीडियो लीक हुआ तो इतना हंगामा हो गया, हो सकता है कुछ और वीडियोस ऐसे हों जो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आए। अगर वो पब्लिक डोमेन में आते हैं तब फिर क्या होगा। वहीं अगर देखें तो जो आज प्रधानमंत्री मोदी संसद तो नहीं जाते हैं लेकिन अपने नेताओं के संग मीटिंग करते हैं, तो ये भी देखने को लग रहा है कि 2024 के चुनावों को लेकर जो सरगर्मी है वो बेहद तेज हो गई है। साफ तौर पर जो है स्ट्रेटेजी प्लान की जा रही है। पहली स्ट्रेटेजी जो थी वो इस बार थोड़ा फर्क ये देखने को मिला कि यूपीए, जो कि पहले यूपीए होता था अब इंडिया है, इन्होंने प्लान की, जो 26 दल इकट्ठा हो गए, पटना में पहले बैठक की, उसके बाद फिर बेंगलोर में की, और जिस दिन बेंगलोर में की ठीक उसी दिन बीजेपी की दिल्ली में बैठक हुई 38 पार्टियों के साथ अपनी। तो शक्ति प्रदर्शन तो शुरू हो चुका है, स्ट्रेटेजी भी सब अपना अपना लगाना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने इंडिया नाम लगा, संजय भी एक भी सुनिए, प्रधानमंत्री का जो एनडीए जो है और जो बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में शुरू से रही है। पिछले 9 साल में तो बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत रही है, प्रधानमंत्री काफी लोकप्रिय है, स्टार प्रचारक है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये था कि क्या ये जो हताशा है या कोई डर है, विपक्ष की रणनीति से डर है, ये जो बयान आ जाए ना कि इंडियन मुजाहिदीन लगा लेते हैं इंडिया के लोग, एक स्पेसिफिक, तो जो आदमी मजबूत होता है, मजबूत स्थिति में होता है, दुनिया में इकबाल इसका है, विश्व गुरु बनने की बात चल रही है, 5 मिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात हो रही है, वो व्यक्ति अचानक ऐसी बातें क्यों बोल रहा है? क्या डर आपको दिखाई पड़ रहा है, खौफ है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष का डर ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल साफ साफ मोदी जी विपक्ष से डर गए हैं या बीजेपी हार मान चुकी है, लेकिन इस बात को इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से बार बार इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या खुद प्रधानमंत्री मोदी हो, तो ये बात तो जाहिर है कि जो कांग्रेस पार्टी है या उसके समर्थक दल है, कांग्रेस पार्टी मेरे मुंह से इसलिए निकल गई क्योंकि कांग्रेस ही सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है इन संगठनों में, तो उसके नेतृत्व में ही सब कुछ हो रहा है। तो जहां ये इंडिया खड़ा है विपक्ष में, ये जो 26 पार्टियां ये अपने अपने जो इनके राज्य हैं वहां पर ये दबदबा रखती हैं। चाहे आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब देख लीजिए, ममता बनर्जी का बंगाल देख लीजिए, अखिलेश यादव भी बहुत हद तक यूपी में रखते हैं। हालांकि वो पिछले 2019 के चुनाव में कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी डैमेज करने की कंडीशन में है वो, और जब कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों का समर्थन मिलेगा तो जरूर इस बार हो सकता है वो उभर कर आए, उनकी पार्टी उभर कर आए। पर जो आपने पूछा कि जो डर है वो डर झलकता है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से आज शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी तक याद आ गई, तो बेशक बिल्कुल जाहिर सी बात है कि डर है बीजेपी के अंदर। और अगर इस डर को ये काबू नहीं करते हैं और इसी तरीके से बयान देते हैं तो ये इनके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। बजाय कि इन पे बयान देने के, बयान बनाने के, इस चीज को जितना नॉर्मलाइज कर दिया जाए इंडिया शब्द को, उतना इनके लिए बेहतर होगा। हाँ, इंडिया लाइफ में जो इंडिया डिबेट करते हैं हम लोग, उसमें साफ साफ बातें होती है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ तो है, ऐसा नहीं है हम तो किसी एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। देखिए, या तो स्ट्रेटजी भी हो सकती है, डर भी हो सकता है, खौफ भी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का बोला
के हवाले से बोलना कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है, ये साफ साफ बताता है कि आपको विपक्ष की स्ट्रेटजी से डर और खौफ हो गया है, कैसे हम उसका मुकाबला करें। तो हम उसको इतना गंदा कर दें, उसको इतना देश विरोधी बता दें, ये कौन बोलेगा? अगर आप मजबूत हैं तो आप नहीं बोलेंगे, आरोप लगाइए। जैसे कि आज राहुल गांधी ने कहा कि आप हमको कुछ भी कहिए, आज जैसे ही इनका बयान आया तो राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि आप हमको कुछ भी कहिए, हम इंडिया है। मुझे एक अभी जब दिल्ली के इलेक्शंस हुए थे उसका छोटा सा याद आता है। दिल्ली के इलेक्शंस के वक्त एनआरसी और एनआरसी को किसको सीएए को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन चल रहा था। शाहीन बाग में पूरा लोग बैठे हुए थे, दिन रात और महीना भर करीब ये प्रदर्शन चला। और सेम उसी टाइम पे जो दिल्ली में इलेक्शंस थे और अरविंद केजरीवाल को सारे चैनल्स अपने स्टूडियो में बुला रहे थे। अरविंद केजरीवाल से बार बार यही पूछा जा रहा था कि एनआरसी और सीएए पे आपका क्या कहना है, दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है। लेकिन मैं उस वक्त अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को मान गया, वो किसी चैनल के बहकावे में नहीं आए और कहीं उन्होंने सीए एनआरसी से जुड़ा हुआ कोई एक बयान नहीं दिया। जब भी उनसे पूछा जाता था तो वो सिर्फ ये कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। तो आज जो है, जो इंडिया है, जो विपक्षी गठबंधन हुआ है, ये भी इसी बात पे फुल फ्लैश तैयार है कि आप जो मर्जी कह लो, हम इंडिया है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी है या एनडीए है, वो जाकर अब विपक्षी पार्टी जो है, गठबंधन जो है इंडिया, उसकी पिच पर खेलने वाला है और जरूर खेलेगा 2024 तक। और अगर खेलेगा तो जिसकी पिच होगी वही जीतेगा। ठीक है, पहले बीजेपी के पिच पर कांग्रेस खेलती थी, मुद्दा होता था बीजेपी का। इस बार पहली बार ऐसा देख रहे हैं 9 साल के बाद। मतलब कहते हैं ना कि भाई कभी न कभी तो आप पकड़े जाएंगे। और आज हालात ये हो गई है कि आप इंडिया को लेकर के, मतलब विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। संजय जी, आपसे क्लियर सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का आज संसद परिसर में जाना, वहां अपने संसद के सदस्यों को संबोधित करना और 4 कदम नहीं चल पाना, संसद के भीतर गए लेकिन संसद के सदन में नहीं गए, डर है? और दूसरी बात कि उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया, ये भी खौफ है विपक्ष का या कोई स्ट्रेटजी है? देखिए, इसमें डर और स्ट्रेटजी दोनों है। डर तो है कि एक ऐसा नाम रख दिया गया जो इससे भारत डिपिक्ट होता है, और स्ट्रेटजी इसमें ये है कि कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम चाहते हैं, सरकार की तरफ से हर आदमी बोल रहा है कि हम चाहते हैं कि मणिपुर पे चर्चा हो। विपक्ष नहीं चाहता कि मणिपुर पे चर्चा हो। विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आकर बोले। तो जो सवाल है, जो बेसिक जो सवाल है अपोजिशन में और सरकार में, वही 2 नियमों को लेकर है। कल भी हम इस बात पे कह रहे हैं, सरकार चाहती है कि 167 के तहत चर्चा हो और विपक्ष चाहता है कि 267 के तहत चर्चा हो। दोनों में फर्क है। 167 में यह है कि 2 घंटे 2.5 घंटे बहस होगी, एकदम लिमिटेड टाइम दिया जाएगा पार्टियों को और पार्टियां अपना किसको नॉमिनेट करेंगी वो बोले। लेकिन 267 की जो चर्चा होगी उसमें 1 दिन क्या 2 दिन भी चर्चा चल सकती है, जैसे कई बार चर्चा हुई। तो उसमें कई सारी चीजें निकलेंगी। कई सारे विपक्ष के लोग वहां तक गए, मणिपुर गए इस बीच में, जिनके हम तो केवल राहुल गांधी को जानते हैं जो लाइमलाइट में थे, लेकिन कई सारे विपक्ष के लोग गए, कांग्रेस के लीडर गए, लेफ्ट के लीडर गए, कई सारे लोग गए, तृणमूल कांग्रेस के लीडर गए। तो वो जब अपनी अपनी बातें रखेंगे, वहां के अनुभवों को रखेंगे, तो इसमें सरकार को काफी शर्मसार होना होगा। और इसीलिए ये सरकार चाहती है कि हम तो कहें कि भाई मणिपुर पे चर्चा हो, हम चाहते हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि इस पे इन डिटेल चर्चा हो। सवाल इसी का है, केवल हम चाहते तो है कि मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन इन डिटेल होगा सरकार का फेलियोर और सरकार की फजियत। हम आपको बताएं, इस चैनल की हम लोग काफी आलोचना, हम मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो चैनल मतलब काफी सरकार पक्षी चीजें ही दिखाता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्टर थी, मणिपुर में गई थी वो लेडी, उसने करीब 17-18 सवाल किए। 1-2 सवालों को छोड़कर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह किसी का जवाब नहीं दिया। हम उस लेडी का मतलब पहली बार किसी विरोधी स्टैंड रखते हुए उसने वो किया। तो यही सवाल है कि आप सवाल 18 पूछेंगे, जवाब हम 1 दिन। तो यही ये नहीं चाहती है ये सरकार की संसद में भी ऐसा ही हो, सारे लोग कई सवाल पूछे और हम जवाब न दें। वो चाहती है कि 2-2.5 घंटे में मणिपुर का सवाल निपट जाए। जो लोग इस चीज को इक्वेट करते हैं, ज्ञानेश जी एक बात और हम आपको बता दें,
जो लोग इस चीज के इक्वेट करते हैं कि मणिपुर को राजस्थान और बिहार के समस्याओं से जोड़ दिया जाए, जो पिछले दिनों जो समस्याएं आई है, तो ये हम आपको बताएं कि मणिपुर में करीब 50 से 60 हजार FIR दर्ज हुए। राजस्थान और बिहार में वैसे उतनी FIR दर्ज नहीं हुई। मणिपुर में पिछले 2 महीनों से, मैंने 2-2.5 महीनों से पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पे, उसके बावजूद स्थिति काबू में नहीं हो रही। राजस्थान और बिहार में पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए अगर कोई ये कह रहा है कि मणिपुर के साथ साथ हम तो चाहते हैं कि बिहार और राजस्थान पे भी चर्चा हो, तो सीधा सीधा इसका मतलब यह है कि मणिपुर की चर्चा से वो भागना चाहता है। और इसलिए यही वजह है कि आप संसदीय दल की मीटिंग में तो जाते हो, लेकिन 4 कदम की दूरी पे पार्लियामेंट के अंदर पैर रखने की हिम्मत नहीं करते। इस पार्लियामेंट में सबसे पहले दिन जब आप आए 2014 में, तो जिसको आपने प्रणाम किया झुक करके, जिसकी जमीन को सलाम किया आपने, उस जमीन के सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है जी। कुल मिलाकर ये है संजय जी, हम लोग की बातचीत से तो यही निकलता है कि पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार जो है पैनिक करते हैं। आप गलत ट्रैक पर चले गए हैं और राहुल गांधी से लड़ते लड़ते आप इंडिया से लड़ने लगे। यही है इंडिया की टीम। आप लड़ाई लड़ रहे थे राहुल गांधी से और लड़ रहे हैं इंडिया से। लबोलुआब यही है। सरकार परेशान है और बीजेपी भी परेशान है। अब बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी परेशान है। तभी तो लड़ाई किससे है? विपक्षी पार्टियों से। लड़ाई लड़ रहे हैं किससे? इंडिया से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए। हम फिर ऐसे ही पॉलिटिकल मुद्दे पर एक स्पष्ट एनालिसिस करते हैं, उसमें कहीं कोई भेद नहीं होता है, कोई विभेद नहीं होता है। बातों को रखनी चाहिए, रखने से ही संवाद होता है। जिस संवाद से मोदी सरकार भाग रही है, वही संवाद हम लोग इंडिया लाइव में। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।